कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद। आज का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज़ मॉडल पेपर है, ये अग्निवीर का एयरफोर्स का है, ये एक्स एंड वाई ग्रुप का होता है, जिसमें हम इसका पैटर्न जानेंगे कि कौन कौन से इसमें पैटर्न किस हिसाब से आ रहे होते हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कौन सा क्वेश्चंस हम टैकल कर सकते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करना चाहिए टू हैव अ श्योर मार्क्स, हमको उतना मार्क्स पूरा प्रॉपर मिल जाए। सो इसमें पहले तो हम देखेंगे इसका पैटर्न क्या हो रहा होता है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने आ रहे होते हैं, कितना टाइम दिया जा रहा है इसमें, और हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स का हो रहा है, उसमें नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम पैटर्न जो 2023 सबसे लेटेस्ट है, ये कि अभी इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी हम इसी में देख सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स एग्जाम जो पैटर्न हुआ है वो ऑनलाइन मोड पे ले रहा होता है, जिसके 3 हिस्से पे कर दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला वाला अगर आएगा तो है ये फॉर कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट्स। अगर साइंस सब्जेक्ट्स है तो उनके लिए क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। उनके पेपर में क्या होगा, जो बच्चे साइंस साइड से हैं वो उनको मिलता है 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा हो गया। उनके पेपर में क्या क्या आएगा, तो इंग्लिश एक ऐसा है जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट है। आपको इंग्लिश में हर एक सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स, ऑब्टेनिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स होता है वो तो करना ही है, उसके अलावा फिर कट ऑफ मार्क्स होगा, उसको भी आपको एक्वायर करना है। इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथ्स है, क्योंकि साइंस के बच्चे तो ये पीसीएम वाले हो गए जहाँ पे आपका फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी और उसमें फिर इंग्लिश आ जाता है। अगला है जहाँ पे फॉर कैंडिडेट विद अदर दैन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा है तो उनको क्या है, वो कौन सा भर सकते हैं। तो उनके लिए ड्यूरेशन है 1.25 घंटे की दी जाती है, जिसमें से इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। इनके लिए अब साइंस हटा के उसकी जगह पे क्या कर दिए हैं, रीजनिंग कर दिया है और जनरल अवेयरनेस कर दिया है, जिसको रागा भी कहा जाता है। रीजनिंग हो गया और ये हमारा जनरल अवेयरनेस जो हमारा जीए या फिर आप जीएस मान लो, ये है। ध्यान देना जो पैटर्न होता है वो 10+2, कहने का मतलब कि आपके 12th लेवल तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर ही दिया जाता है। अगला है, इसमें है फॉर कैंडिडेट्स विद साइंस सब्जेक्ट एंड अदर दैन साइंस, जिनके लिए ये दोनों ही आ रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों ही बच्चे हैं इसमें, तो उनके लिए लगभग 85 मिनट्स का ही पेपर हो रहा होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स हो गया और 10+2 जितना भी सिलेबस होता है वो, उसके साथ साथ आपका इसमें रागा भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि टोटल पूरा कंबाइन इसमें सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, साइंस का भी हो जाएगा, अदर देन साइंस का भी हो जाएगा, दोनों उसको कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये लगभग 85 मिनट्स का आपका ये पेपर होगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट आ रहा है कि जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जो पीछे अभी हम लोग पढ़े हुए थे, ये उसी का समरी है, ये कंप्राइज में दिया हुआ है। साइंस वालों को ये इतनी पढ़ाई करनी है, साइंस बिना साइंस वालों को ये पढ़ाई करनी है, और जो दोनों ही दे रहे हैं वो उनको ये सारी की सारी पढ़ाई करनी है। ये है इतना, इतना और ये रहा इतना, इस तरीके का रहता है। तो ये अभी पैटर्न है जिसको हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स का जो यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, कैसे जा रहा है और क्या क्या इसमें रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्या कर रहा होता है। शॉर्टलिस्ट होने के लिए आफ्टर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर टू गेट शॉर्टलिस्टेड, ये 4 बच्चा जो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो अगले 4 साल की ट्रेनिंग पे जा रहा होता है। तो यहाँ पे है 4 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम जो रहेगा। एग्ज़ाम निकाल लिया उसने, इंटरव्यू निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, उसके बाद जब वो प्रॉपर तरीके से वो उसको ज्वाइनिंग मिलती है तो उसके बारे में वो 4 साल का प्रोग्राम होता है, दैट इज़ द आफ्टरवर्ड वाला है वो। तो 4 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। हर एक को 4 साल के ड्यूरेशन प्रोग्राम में जाने के लिए आपको हर एक प्रोसेस को क्वालिफाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये डराने का नहीं है, ये बस समझाने का है, और ये हर एग्जामिनेशन में तो होता ही होता है। जैसे कि आपने किसी एग्जाम का प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू होगा, फिर हो सकता है मेडिकल हो या ना हो, तो ये पूरा प्रोसेस रहता ही है, वही प्रोसेस इसमें भी है। क्वालिफाई ईच स्टेट सेलेक्शन टू प्रोसेस विच हैज़ बीन मेंशन इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे ये लोग अपडेट्स डालते रहते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, एग्ज़ाम कब होने वाला है, फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है, ये सारे। सो चेक कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का आपको वहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से, इनका जो ये प्रॉपर वेबसाइट है वहाँ से।
नेक्स्ट आता है कौन ले रहा होता है ये, तो जाहिर सी बात इंडियन एयरफोर्स ले रही होती है, हम लोग अग्निवीर एयरफोर्स के बारे में हम लोग कर रहे हैं। एयरफोर्स ग्रुप का है ये, XNY ग्रुप का। सिलेबस है एग्ज़ाम जो ऑनलाइन मोड पे होता है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग है। अभी आपने देखा साइंस वालों का 1 घंटे का था, नॉन साइंस वालों का 1.5 घंटे का था, और जो दोनों ले रहे थे उसका 85 मिनट्स का उन्होंने दिया हुआ था। फिर है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1.25 का मतलब होता है, मैं बता दूं 0.25 का मतलब है 25/100। इसको हम जो काटेंगे यहाँ से यहाँ 1 और 4 का, तो ये है 1/4। मतलब अगर आपने 4 गलती किया, 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं, तो उसमें जो एक सही वाला था वो भी गलत हो जाएगा। यही होता है नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 की जगह पे 5 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे, सही वाले कट जाएंगे, ये है। तो ये आ गया आपका 0.25 से होता है। सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होता है, पहले आपको रिटर्न निकालना होगा, फिर कैब्स निकालना होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। फिर आता है ये आ जाएगा एबिलिटी टेस्ट हो जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है। फिर आखिरी में सबसे आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये रहा, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको इसमें आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो इसमें आपको जितने भी अपडेट्स हैं और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सब का सब इसमें मिल जाएगा। अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे बता दिया जाता है। एज लिमिटेशन क्या होती है, एज अगर रिलैक्सेशन है तो क्या होगा, वो भी इसमें बता दिया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं, एक लास्ट आ जाता है कि अगर ये सब करने के बाद क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या हो रहा होता है, आपको 1.6 किलोमीटर की रन करनी होती है, इतना डिस्टेंस कंप्लीट करना है इतने टाइम में, 6.5 मिनट में तक करना है। 10 पुशअप्स करने होते हैं, 10 सेटअप्स करने होते हैं और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई फॉर द फिजिकल टेस्ट। वो P मतलब होता है फिजिकल टेस्ट के लिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। खैर ये आसान होता है, ये एक मंथ की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग में भी उसको करवा दिया जाता है, तो वो हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आते हैं मेन, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या रहता है इसमें। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर सिलेबस का अगर देखा इंग्लिश के लिए तो ये वर्ड फॉर्मेशन पे, जैसे कि नाउन्स, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का मतलब हम अगर एक वर्ड जैसे कि ड्रोन दिया हुआ है तो उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, उसका फेमिनिन क्या होगा, उसका मैस्कुलिन क्या होगा, इस तरीके से, मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वो बताया जाता है। फिर कौन सा है, अगर हमने कोई शब्द दे दिया है जैसे कि ट्रू है तो ट्रुथ हो गया, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किसी भी वर्ड का हम नाउन कैसे बना दें, किसी वर्ब कैसे बना दें या फिर एडजेक्टिव कैसे बना दें, तो ये होता है वर्ड फॉर्मेशन में, ये भी कराया जाता है, सिलेबस में आता है, इसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशंस, कहाँ कहाँ पे प्रपोजिशंस का क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या इस्तेमाल है और उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे, बहुत सारे हैं जो फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो प्रपोजिशंस है जो कि बहुत ही वास्ट है। डिटरमाइनर्स होते हैं कि इसमें क्या लगना चाहिए, ये हो जाता है। नाउन प्रोनाउन का आ गया, कंजंक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, मोडाल्स हो जाते हैं, बताया है, इसकी पूरी क्लास कराई है, इन सब की कराई हुई है। फिर आता है क्लॉजेस में आ जाओ तो ये सारे हो जाते हैं। क्लॉजेस में भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, वो सारे बताए जाते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब, कनॉट का आ गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ये वही है कि अगर सिंगुलर लग रहा है तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल लग रहा है तो प्लूरल हो गया। फिर है वर्ब फॉर्मेशन में आ जाता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कवर किया जाता है 20 क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 20 क्वेश्चन में ये सब कवर किया जाता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सेंटेंस को एक वर्ड में हम कैसे बोल सकते हैं, कई शब्द के एक शब्द हो जाते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द हो जाते हैं। सिनोनिम्स आपका पर्यायवाची है, एंटोनिम्स आपका विलोम है। स्पेलिंग एरर्स में आ जाता है कि जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 में स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, उसमें से सही कौन सा है वो छाटो या गलत कौन सा है वो छाटो, दोनों ही तरीके से पूछते हैं। फिर आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो इडियम एंड फ्रेजेस में आपका वही मुहावरे हो जाते हैं कि अगर पूरा मुहावरा लिखा हुआ है तो उसका मतलब बताओ कि क्या है। ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जो कि अंग्रेजी का है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एक बार पहले चेकआउट कर लेते हैं कि मॉडल पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, सो पहला वाला आ जाता है कि जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पैसेज दिया हुआ है, तो ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहला वाला क्या है, पैसेज है। जब पैसेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे दिया कि ये है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली वही
स्पेलिंग करेक्शन वाला था, तो अगला क्या आ गया हमारा स्पेलिंग करेक्शन वाला। ध्यान देना ये सबके सब एक एक आ रहे होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में अगर ये 1 2 3 4, अब पैसेज का होता है कि ये कभी 2 भी दे देगा, कभी 3 दे देगा, 4 दे देगा या कभी 5 भी दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि 20 के क्वेश्चन ही हो रहे होते तो उसमें 5 ज़्यादा वो देंगे नहीं। तो 2 से लेके 5 तक का क्वेश्चन पैसेज में आपको मिल जाता है। पैसेज समझ में आ गया तो सारे सही हो गए, नहीं समझ में आया तो कम से कम 5 में से 3 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप सही 100% कर सकते हो। फिर आता है आइडेंटिफाई, ये है स्पेलिंग करेक्शन का, जैसे ये कि एक आया है ना चेंज, ये है देखना आप, ये आपको बता रहा है स्पेलिंग करेक्शन वाला ये आ गया। ऑलमोस्ट नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम, ठीक है, पर्यायवाची। ऑलमोस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम, पर्याय विलोम हो गया। फिर चूज द करेक्ट वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एक एक ही देगा। कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा दिया तो ये घटा देगा, कॉम्प्रिहेंशन अगर घटा दिया है, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो हो सकता है कि 1 की जगह ये आपको 2 भी दे दे, तो 1-1 या फिर 2-2 करके ये देते हैं। अगला आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे इतने क्वेश्चंस, आपके 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब कितना है 9। अब इस पे आ जाओ तो अगला वाला आ रहा है, हाँ ये आता है आपका PQRS। PQRS का एक क्वेश्चन दे देगा या तो 2 क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे रहे होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हर बार आता है, ये आप इसको काट नहीं सकते हो। कहने का मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये आता ही आता है, बस इसके अंदर क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं, पर ये बिल्कुल आता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जैसे कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है कि 4 कर दे या हो सकता है कि 3 कर दे। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंस। ये आ रहा होता है, एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोग टेंस करा रहे होते हैं या वॉइस या नरेशंस करा रहे होते हैं, तब हम वहाँ बताते हैं कि सेंटेंस को पढ़ो और ये बताओ कि इन चारों सेंटेंसेस में इस सेंटेंस जैसा कौन सा दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए, उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग वही निकल के आनी चाहिए। ये सेम वैसा ही जैसे आपने एक्टिव लिखा फिर उसको उठा के आपने पैसिव में कर दिया, ये आ जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ तक 14 कंप्लीट हो गया, 14 यहाँ तक हो गया, 15 यहाँ पर हो गया। अभी 5 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, तो 5 बचे हुए जो 5 क्वेश्चन से कहाँ पे आ जाएंगे, इसको तो हम काट ही नहीं सकते हैं। ये है हमारे स्पॉटिंग एरर्स, ये एनॉर्मस पार्ट लिखा हुआ है ना, इसी को कहते हैं स्पॉट द एनॉर्मस एरर, मतलब स्पॉटिंग एरर है। ये अंग्रेजी देखकर खराब मत कर लेना दिमाग, ये स्पॉटिंग एरर है। जहाँ पे ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये भी 2-3 करके पूछते रहते हैं। फिर एक हमेशा नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है और हमेशा एक वॉइस का क्वेश्चन आता ही है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। तो कहने का मतलब कि ये इतने सब ये हेडिंग्स हैं, अब इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, अब तरीका क्या है इसको करने का। आप जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं पहले इसको फटाफट कर लो, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है जो कि कॉम्प्रिहेंशन है। टाइम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यहाँ पर। अब उसको हमको अपना दोस्त बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले इसको हटा दो। ऑनलाइन आ रहा होता है ना, हटा दो। अभी कहाँ पे पहुँचो, जितने ये छोटे मोटे हैं ना फटाफट इसको से सॉल्व कर दो। जैसे कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली, इसमें से 4 में से कौन सा शब्द गलत है। अकर का मतलब होता है कोई चीज़ सामने आ रही हो, ठीक है। रिसीव मतलब लेना होता है, कॉमरेड मतलब होता है कंपनी देना होता है। सेपरेट में यहाँ पर यहाँ ए आता है, ये है हमारा सही आंसर, ये हो गया। दूसरा, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट, इसका हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना होता है। जस्ट का मतलब होता है जुनून, जुनून होता है, तो इसका देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जुनून। एपैथी का मतलब होता है किसी से बोरियत वाला, या फिर कह सकते हो कि बोरियत कह सकते हो, या उदासीपना वो होता है। फिर लेज़ी, लेज़ी मतलब एकदम आलस वाला, आलसी इंसान। और बोरेडोम का है कि इसका भी मतलब उदासपना या फिर उदासी से होता है। तो यहाँ पे हमको इसका जवाब मिल गया, ये है।
अगला है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट ऑपोजिट, इसका उल्टा क्या निकल कर आएगा। तो एम्बलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को अच्छा करना, और कोई चीज़ क्रिएट करना होता है, कोई चीज़ बनाना होता है। इसका ठीक उल्टा होता है डिसफिगर। फिगर का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बना लिया या फिर किसी चीज़ को आपने पहचान लिया। डिसफिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर दिया या बर्बाद कर दिया, ये होता है। तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको हमने हटा दिया है, वो होता है डिसफिगर करना। तो सैक्रिफाइस मतलब तो हमने सैक्रिफाइस कर दिया, फॉरफिट मतलब कि ले लेना होता है, इंटेंट मतलब अलग होता है, सॉरी इंटेक्ट मतलब ये होता है। इसका सही ऑपोजिट है डिसफिगर। नेक्स्ट आते हैं, इसको एक शब्द में क्या क्या कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब वेल एक्सपीरियंस का पर्सन वही हो सकता है जिसको काम आता हो, बहुत सालों से वो वही काम कर रहा है और अब अपने काम में एकदम माहिर हो चुका है, ये हो रहा है। तो इस तरह से 4 ऐसे शब्द आ रहे हैं। ऑफिसर का मतलब होता है अफसर, सीनियर का मतलब होता है जो हमसे बड़े हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। नेक्स्ट आता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, कोई चीज़, कोई व्यक्ति किसी के अंडर में रह के ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग में वो काम सीख रहा होता है। तो एक्सपीरियंस तो कहीं से नहीं हो सकता। अगर वो आपका सीनियर है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक्सपीरियंस्ड हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई आपका सीनियर को उसको उस काम के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो ये भी नहीं हो सकता। अफसर, अभी आपकी नौकरी लगी हुई है, अभी आप अफसर बने हुए हो, इसमें एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं होता, ये भी हट गया। इसका सही आंसर है वेटरन। वेटरन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक काम, एक प्रोफेशन में बहुत समय से है और उस काम में एकदम एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, एकदम माहिर हो चुका है, उसको कहते हैं वेटरन। कई सारे हम लोग बोलते हैं ना कि वेटरन सोल्जर्स हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेटरन एक्टर्स है, ये है। अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वही एक्सपीरियंस्ड होगा, दैट इज़ रॉन्ग। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपने उस काम को इतना ज़्यादा किया हुआ है कि आप एकदम एक्सपीरियंस, एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो, ये हो रहा होता है। तो इसको उम्र से मत कर लेना कि नहीं जो बड़े हैं, क्योंकि बड़े तो यहाँ पर सीनियर भी था, तो ये सही क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये है एग्जैक्ट मीनिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो बता रहा है कि हाँ ये अपने काम में एकदम माहिर हो चुका है। 4 हमने यहाँ से कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आ रहा होता है, अभी हमने छोड़े हुए हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा ये PQRS है, बड़ा ही छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा है। और ध्यान देना कि एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर ऐसे जो फॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका PQRS तो एक सेंटेंस का होता है जो कि करना बड़ा ही आसान है। जब आप इंडिया का पेपर दे रहे होते हैं, CDS का पेपर दे रहे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं PQRS का एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ जाता है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आसान है, कम से कम इसको तो कायदे से कर लो आप। पहला वाला क्वेश्चन है कि फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछले दर के लोग हैं, अ वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग, एक ऐसी प्रॉब्लम जड़ वाली जो हम लोग फेस कर रहे हैं हमेशा से, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, कई सारे और सीट्स को रिजर्व करना। रिजर्व का मतलब होता है कोटा, रिजर्व कोटा वाला। इज़ द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, इस चक्कर में एक ऐसी चीज़ हो रही है कि हाँ नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। जब आपने अगर मेरी PQRS क्लास की होगी जिसमें मैंने बताया भी था, उसको करते कैसे हैं, तो हमको पहले सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए हम देख सकते हैं कि फॉर बैकवर्ड क्लासेस नहीं हो सकता क्योंकि फॉर किसी के बारे में बता रहा है, एंड नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कोई चीज़ कंजंक्शन होनी चाहिए, ये कंजंक्शन है, कुछ होना चाहिए, बचा है ये और ये। अब वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, एक बहुत ही कठोर ऐसी प्रॉब्लम है जो हम बहुत समय से फेस करते आ रहे हैं। वेक्स मतलब होता है कि एक फिक्स ऐसी फिक्स्ड प्रॉब्लम अब बन गई है, करते आ रहे हैं। तो ये हो सकता है। इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस, ये कंक्लूजन निकाल रहा है। ध्यान देना, ये कंक्लूजन है, ये कभी भी स्टार्टिंग नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो रही हैं चीज़ें। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेकंड। ये है हमारा पहला सब्जेक्ट। जब ऐसे ना समझ में आए तो पहले ऑप्शन में आया को देखो, पहले सब में 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला सेंटेंस 2 से ही शुरू होना था। ये आपको हिंट दे देता है कि हमारा पहला सेंटेंस 2 से शुरुआत होगी। जब एक बार हमने 2 कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, देख लीजिए। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, किसके लिए हो रहा है ये, बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो रहा है? नहीं, हमको अब पेयरिंग करनी है। कहीं पेयर दिखाई दे रहा है? ओपन मोर
इज ए क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड ये रहा अ वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। क्या है इनका प्रॉब्लम? ये है कि इनके लिए और नए कॉलेजेस को खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 किसके लिए खोला जाए कॉलेजेस? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। 4 और 1 पेयरिंग हमारा बन रहा है। 2 और इसका 2 और 4 का यहाँ हमारे पास पेयर बना हुआ है। 2 हो गया और अ वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर, हाँ बिल्कुल है, ये 4 आ गया, इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। ये रहा पेयरिंग कैसे बना रहे हो, ये देखो मोर सीट्स यहाँ पर आया, मोर कॉलेजेस यहाँ पर आया, दिख गया पेयर। तो एंड किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? अ वेक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस एंड मिल गया 4 3 ये लो, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स, नए और कॉलेज को खोला जाए, उसमें हम और सीट्स को रिजर्व किया जाए, कोटा लगाया जाए, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जितने भी पिछड़े वर्ग के क्लासेस हैं उनके लिए। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? ये है इसका आंसर। कैसे बनाया? पहली चीज़ तो हमने सब्जेक्ट खोजा, कैसे? हमको ऑप्शन ने ही हिंट दे दिया कि देखो भाई ये रहा तुम्हारा 2 पहला वाला है सब्जेक्ट। इसके बाद हमने क्या किया, देखा मोर कॉलेजेस देखा और मोर सीट्स देखा, जहाँ पे इसका पेयरिंग बन सकता है, और पेयर बनाने के लिए इन्होंने कंजंक्शन भी दिया हुआ है। जब इतना कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। कौन सा है ये? द अथॉरिटी सीम्स टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। द अथॉरिटी सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। पहला कौन सा आएगा? लिबरल मतलब होता है कि हाँ ठीक है छूट दिए हुए हैं। इनसेंसिटिव मतलब होता है इनसेंसिटिव, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि बहुत ही घमंडी, या फिर उसको भी वही मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। द अथॉरिटीज जिसे जिम्मेदारी ले रहा है, तो यहाँ पे तो कह रहा है ना कि जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो इग्नोरेंट हो सकता है, इग्नोरेंट नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं, लिबरल होगा नहीं। द अथॉरिटी सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। इनसेंसिटिव क्यों? क्योंकि उसको वो हालत देख रहा है, वर्कर्स की कंडीशन, वो हालत देख रहा है, स्थिति देख रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कंडीशन के लिए हम इनसेंसिटिव लगा रहे होते हैं। अगला है ही डैश फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ध्यान देना, डेली वर्ड आ गया, इसका मतलब कोई चीज़ रूटीन में आ रही है। जब कोई रूटीन में आ रही है तो इसको हम किस में डालते हैं? प्रेजेंट टेंस में डाल रहे होते हैं। तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये कह सकते हो कि एक तरीके का फ्रेज होता है, ठीक है, कहने वाली बातें होती हैं। एक ऐसी चीज़ जो खूबसूरत हो, ठीक, तो इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए एक खूबसूरत लम्हा बन जाता है, एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। जैसे आज कोई अपने अच्छा बहुत ही एक अच्छी मेमोरी अपने क्रिएट करी है, बनी है, तो वो ज़िंदगी भर एक लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा मेमोरी बन के रह जाता है। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा घटना घटित हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा था, तो वो आगे चल के क्या होगा, जब कभी आप इसको याद करोगे तो वो बहुत ही एक अच्छा गुड फीलिंग या फिर एक अच्छी याद बन के रह जाती है। तो वही कह रहे हैं कि कहने वाली बात है, इसको मुहावरा टाइप का ही लेना। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर हो गया। यहाँ पे अ लगाते हैं, अ का मतलब भी वन होता है, एन का मतलब भी वन होता है। द लगाएंगे नहीं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इज अ जॉय, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वन तो कहीं से नहीं होगा। द हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे विशेष नहीं बता रहे हैं। अगला आता है द थंडर वॉज अकम्पनीड डैश अ हैवी रेन। ठंड का मतलब होता है बादल गरजना, और अकम्पनीड का मतलब होता है कि उसी के साथ साथ।
ये तो हुआ ही, साथ ही साथ ये भी हो गया। तो क्या हुआ, बादल तो गरज रही, साथ ही साथ बहुत तेज़ बारिश भी, बहुत घनी बारिश भी हो रही थी। फ्रॉम का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ से लेना या फिर सामने तुमको कुछ चीज़ दे रहा हो, तो फ्रॉम नहीं होगा। अगला है अप। अब अप होता है कि मतलब ऊपर, अकम्पनीड अप। अकम्पनीड अप का है कि बिना बोले कोई आपको हेल्प कर रहा हो। अकम्पनीड बाय होता है, कंपनीड विथ होता है, ये दोनों तो होंगे नहीं, बाय होगा। क्यों, विथ का प्रयोग हम किसी इंसान के साथ करते हैं, किसी पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ कर रहे होते हैं, इसीलिए विथ नहीं होगा, बाय। अकम्पनीड बाय मतलब पहले बादल गरजा है, उसी के साथ ठीक उसी के बाद यहाँ पर हैवी रेन, घनी बारिश होना शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट आ रहा होता है द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज। अच्छा, डिटेक्ट का अब यहाँ पे अगर चारों तुम ऑप्शन देखो तो चारों में चारों ऑप्शन देख के तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे हुआ क्या। यही होता है वर्ड फॉर्मेशन, जो बता रहे थे सबसे पहला वर्ड फॉर्मेशन था, इसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में करके वो चीज़ पूछ ली जाती है। पहला आता है नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट का क्या होगा, तो पहले तो इसको समझो कि डिक्टेटर क्या होता है। क्या डिक्टेटर और डिटेक्ट की स्पेलिंग सेम है? नहीं है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी को तुमने कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे, तो डिटेंशन नहीं होगा। एक होता डिटेक्टिव, होता है डिटेक्शन। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। और डिटेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा कोई अपराधी या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं से छूट के भाग गया हो, कहीं से छूट गया हो या कहीं से भाग गया हो, कहीं पे बंधा हुआ था, कहीं पे कैद था, वहाँ से वो भाग गया हो। बेसिकली प्रिजन को कहते हैं, जैसे कैदी जेल से भाग गया, तो है ना, इस ऐसे में हम इसको कह रहे होते हैं। तो इसका नाउन डिटेक्ट का क्या होगा, डिटेक्शन होगा। ये होता है वर्ड फॉर्मेशन का आ रहा होता है, ये वर्ब का आ रहा था, ये आर्टिकल का था, यहाँ पे तुम्हारा टेंस का दिया हुआ था। और ये है तो कहीं ना कहीं ग्रामर से ही पूछता है फिल इन द ब्लैंक, इसीलिए वहाँ पे हम इतना सारा कर रहे थे। अकम्पनीड बाय लिखा हुआ था ना यहाँ पे, ये वाला, ये प्रपोजिशन का था, अकम्पनीड बाय, तो इसीलिए वहाँ पे प्रपोजिशन लिखा हुआ था। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से ये पूछ लेते हैं। अभी तक हमने कितना कर लिया, 14 कर लिया है। अब आखिरी के 5 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आते हैं हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो वहाँ पे था। नेक्स्ट आता है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। ओके, ये वही है कि इसको जैसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग इन चारों में से और कौन बिल्कुल सटीक दे रहा है। तो कन्वेज का मतलब होता है बताना, ठीक है, सेम मीनिंग जैसा ये लिखा है क्या वैसे ही कोई बोल रहा है, तो चारों को हमको देखना पड़ जाएगा। क्या क्या, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, ही इज ग्रेटर देन मी ना, बड़ा वो है कि बड़ा मैं हूँ, वो बड़ा है, ही इज ग्रेटर, ये बड़ा है किससे, मुझसे। अगर वो मेरे से बड़ा है तो हमको बस वही खोजना है इसमें। आई एम द ग्रेटेस्ट, क्या ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा था? नहीं। ही इज एज ग्रेट एज आई एम, क्या दोनों पैरेलल थे? नहीं। क्यों? ही मुझसे बड़ा है, यहाँ पर है। फिर ये भी नहीं कह रहा है। नेक्स्ट आता है आई एम एज ग्रेट एज ही, मैं उतना ही महान हूँ जितना कि ये भी नहीं कह रहा है। बचा क्या हमारा, ए ऑप्शन बचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। नहीं तो आप इसको भी ऐसे देख सकते हो कि हाँ पैरेलल वाइज ये पूरा का पूरा सही है। कैसे, हम इसको कंपैरिजन से ड्रॉ कर रहे होते हैं, कंपैरिजन से ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं चूज अ सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। कहने का मतलब कि है यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ठीक जैसा ये कहना चाह रहा है वैसा ही इसमें से कौन सा चार में से कोई ऐसा एक होगा जो वही सेम मीनिंग निकाल कर दे रहा होगा, वही सेम अर्थ निकाल के दे रहा होगा। ही इज़ ग्रेटर दैन मी, वो मुझसे बड़ा है, या फिर महान है। ग्रेट मतलब तो बड़ा महान दोनों ही होता है। बड़ा यहाँ पे ही इज़ ग्रेटर दैन मी, ही ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जाहिर सी बात है हम इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, यहाँ पे हम एक को बड़े होने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे हम उसके बड़े होने की बात कर रहे थे, ही इज़ ग्रेटर दैन मी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज़, मैं उतना बड़ा महान नहीं हूँ जितना कि वो है। बिल्कुल ये वही चीज़ कह रहा है जो ये कह रहा है कि ये महान है, मैं नहीं। यहाँ पर भी वही कह रहा है, मैं महान नहीं हूँ, वो है। बात तो वही हुई। आई एम द ग्रेटेस्ट, ये क्या क्वेश्चन कह रहा था? नहीं। ही इज़ एज ग्रेट एज आई एम, ये उतना ही महान या उतना ही बड़ा है जितना कि मैं, दोनों आपस में पैरेलल है, एक जैसा है। बिल्कुल भी नहीं। आई एम एज ग्रेट एज ही इज़, मैं उतना ही महान जितना कि वो है। ये और ये तो सेम हो गया, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? ए आ रहा है। आपको वैसा ही सेंटेंस ढूंढना है जैसा कि मीनिंग ये दे रहा है, उस ऑप्शन में भी वैसा ही मीनिंग निकल के आना चाहिए। इस वाले का है ये। नेक्स्ट आता है स्पॉट द एरर। स्पॉटिंग एरर्स में आ जाते हैं। तो स्पॉटिंग एरर्स में फैनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। इसका आंसर है सी। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। ये जो काम हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। कहने का मतलब एक के बाद एक हो रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं, एक के बाद एक हो रहा है, कंटिन्यूसली में हो रहा है। सो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया गया? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। रीज़न बताया जा रहा है वो एडमिट क्यों हुआ है। यहाँ पे हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन गलत दिया हुआ है। एंड का मतलब है कि दो चीज़ को जोड़ना, यहाँ पे कोई चीज़ जोड़ी नहीं जा रही है। यहाँ पे एक कोई चीज़ इवेंट हुआ है, कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका रीज़न बताया जा रहा है। भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो क्यों है, तब उसका यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंड है प्रपोजिशन वो नहीं लगेगा, गलत है। यहाँ पे सो हो सकता है, दो हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, पर यहाँ एंड नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या आया? He met with an accident and admitted, सी है। एरर यहाँ पे सी में आएगा, या तो यहाँ पे कुछ और दिया हो तो उसको ऐड कर लिए होते तो हो सकता था। नेक्स्ट है ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर 50 रुपीज़। उसने कुत्ता चुराया और उसको उठाकर बेच दिया 50 रुपये में। ही स्टोल अ डॉग, उसने एक डॉग चुराया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये सही है। एंड सोल्ड अ डॉग, और उसी कुत्ते को उसने उठाकर बेच दिया। जब कभी हम ऐसे सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो आगे आने वाला जो यहाँ पे जो डॉग लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन नहीं प्रोनाउन आना चाहिए। ये हम लोग सेंटेंस क्या है कि अगर ये डॉग है तो ये क्या है? नाउन है। इसी को रिप्रेजेंट करने वाला आगे कोई शब्द होगा तो वो क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी आप एक सब्जेक्ट की बात कर चुके हो तो उसको हम क्यों रिपीट करें? यहाँ पे डॉग ना होके यहाँ पर इट कर देंगे। एरर किस में आ गया है? एरर हमारा बी में आया है। ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड अ डॉग फॉर ₹10, 50 जिसको चुराया उसी को उठाकर उसने बेच दिया 50 रुपये में। बहुत गलत चीज़ है ये। इसका आंसर है यहाँ पर ये है, जहाँ पे ये नहीं आएगा, और यहाँ पे जो ये डॉग है यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पे होना चाहिए था इट। एरर बी में। अगला देख लीजिए, बोथ मिली एज वेल एज मीना। कौन सा केस बन रहा है? एज वेल एज का। सेंटेंस देखिएगा क्या बोल रहा है। एज वेल एज का केस क्या होता है? एज वेल एज का केस वो हो रहा होता है कि ये किया साथ ही साथ हमने ये भी कर दिया, ऐसा बोल रहे होते हैं। पर यहाँ पे हम लोग दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दो इंसान की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, पर्सन की। जब कभी हम लोग दो चीज़ की बात कर रहे होते हैं, मिली है यहाँ पे मीना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एज वेल एज का प्रयोग तो कतई ना करेंगे। क्यों? दिक्कत यहाँ पर ये है कि बोथ मिली एज वेल एज मीना नहीं, दोनों ही खूबसूरत हैं। जब दोनों ही खूबसूरत है तो हम उसको एंड से जोड़ते हैं, एज वेल एज से नहीं जोड़ते हैं। एक मिनट। और उसको अगर एज वेल एज से जोड़ दिया है तब दोनों ही हैं। चलो एज वेल एज को अगर हटा देते हैं, बोथ मिली एज वेल एज। अच्छा हाँ, बोथ का केस भी तो है। देखिए इसको तीन तरीके समझिए। अब एज वेल एज लगा होता होगा, बोथ ना लगा होता, तब हम क्या करते? एज वेल एज के केस के साथ हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर रहे होते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये हमें पता है। एज वेल एज जब कभी भी हम यूज़ करते हैं तो किसी भी दो चीज़ को एक बनाने के लिए हम एज वेल एज का यूज़ कर रहे होते हैं, और इसीलिए जब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, इज़ में लेते हैं, एम में ले रहे होते हैं उसको। इज़ हो गया, वॉज हो गया, तो यहाँ पे आर नहीं आता अगर ये केस होता तो। अब बात है यहाँ पे मिली और ये दो व्यक्ति हैं, हम इसको एक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाए कि दोनों ही खूबसूरत हैं। हुआ क्या, ये बोथ एंड का केस बन रहा है। बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, एरर किस में आ रहा है, यहाँ पर एज वेल एज ना होकर एंड हो जाएगा। बी, बोथ एंड का ये केस बना रहा है। अगला आ रहा है, नरेशन में आ जाइए। आखिरी दो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पे जाएंगे। चलिए, नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ये फिक्स्ड है। क्या क्या रहा है, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। रेगुलर रहा करो, रेगुलर का मतलब है कि रोज़ आया करो और रोज़ अपनी पढ़ाई की तैयारी किया करो। लर्न योर लेसन्स डेली, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको उसी दिन उसको पूरा कर लीजिए, उसका पढ़ लीजिए। तो द टीचर सेड टू मी, सेड टू, ये जब कभी केस आ रहा होता है नरेशन का तो ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा हट रहा है, कॉमा हट रहा है, ये लग रहा है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट से जा रहा है इन डायरेक्ट में। कैसे, कॉमा दे के पहचान जाओगे ना यहाँ पर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस बन रहा है, तो नरेशन हो गया। द सेड टू मी, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, आस्क्ड में या एडवाइस में, इन सब में हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे में चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, बी रेगुलर, द टीचर टोल्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ बताओ टीचर क्या तुमसे पूछ रहा है कि तुमको बता रहा है, क्योंकि आस्क्ड का यूज़ तो हम तब कर रहे होते हैं जब कोई हमसे कोई चीज़ पूछ रहा हो। तो यहाँ पे कोई चीज़ पूछ नहीं रहा है, सामने वाला या तो हमको सलाह दे रहा है या तो हमको बता रहा है, तो आस्क्ड तो होगा नहीं यहाँ पे, बी ऐसे ही कट गया। टोल्ड मी सही है, एडवाइज मी ये भी कर सकते हैं, द टीचर एडवाइज मी टू बी रेगुलर एंड, क्योंकि वो मेरे को सलाह दे रही हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम उसके लिए। नेक्स्ट वाला भी इसी में लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन्स डेली। फ़र्क यहाँ पे आ रहा है, अब बी रेगुलर है ना, तो सामने वाला मेरे को सलाह ही तो दे रहा है ना, भाई मेरा टीचर है, मेरा भला चाह रहा है, तो इसलिए मेरे को वो क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, मेरे को बता नहीं रहा। तो ये फ़र्क हो गया टोल्ड और एडवाइस में, तो ये भी हट गया। अब बचा है ये दोनों, एडवाइज मी बी रेगुलर, एडवाइज मी टू बी रेगुलर। जाहिर सी बात है हमारा आंसर इसका डी होगा, जहाँ पे हम टू लगा रहे हैं, क्योंकि टू एक कनेक्टिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द के तरीके से काम कर रहा है। ये टीचर ने मुझे एडवाइस किया कि तुम रेगुलर रहा करो और अपने लेसन्स जो भी तुमको रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको रोज़ घर पे याद कर लिया करो, डेली, रोज़ का रोज़। तो हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट आता, और ये पता भी होगा, बताया भी है कि एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि कहाँ पे हम टू लगाकर उसको जोड़ रहे होते, क्योंकि ये सेंटेंस का रिक्वायरमेंट ही वैसा है, इसलिए। नेक्स्ट है वॉइस का आ गया यहाँ पे। अब वॉइस का जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव की। इट इज़ टाइम टू बाय बुक्स, अब समय हो गया है बुक्स खरीदने का। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट नहीं पता, सब्जेक्ट की जगह पे इसने इट लगा दिया है। ऑब्जेक्ट हमको पता है जो कि है बुक्स, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव पैसिव में। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। शुरुआत किससे करनी है, इट इज़ टाइम, ओ कंडीशन दे दिया है। एक्टिव पैसिव में कंडीशंस भी आते हैं। इट इज़ टाइम, आगे क्या बनाएं, ऑल द बुक्स टू बी बॉट, कर सकते हैं ये। इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, फॉर द बुक्स हैव बीन बॉट। हैव बीन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हैव बीन वो बता रहा होता है कोई चीज़ पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा है या फिर चलता रहेगा, इस तरीके से बताता है। इट इज़ टाइम ऑल द बुक्स टू बी बॉट, समय हो गया कि हमको सारी किताबें खरीद लेनी चाहिए। अब सेंटेंस में कहीं ऑल लिखा है, सेंटेंस में कहीं ऑल नहीं लिखा, तो ज़बरदस्ती ऑल क्यों लगाएं, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प है। फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, कौन सी किताबें जो बिक रही हैं हम उसको ख़रीद लेते हैं,
जो भी किताबें, तो बीइंग एक कंटिन्यूस टाइम पे आ रहा होता है और सेंटेंस यहाँ पे कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पैसिव में हम टेंस को नहीं बदल रहे होते हैं, बस उसको एक्टिव से हम पैसिव में कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, बीन लगाकर, बीइंग लगाकर, ठीक है, इस तरीके से हम प्रयोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या, इट इज़ टाइम टू बाय बुक्स का ये तो नहीं होगा, फॉर द बुक्स आर बीइंग कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। फिर है फॉर द बुक्स टू बी बॉट, ये ऑप्शन सी है, वो बी है, ये सी है। फॉर द बुक्स टू बी बॉट, बिल्कुल बाय का बॉट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द बुक्स, बुक्स का बुक्स हो गया, टू बी लग गया, यहाँ पे बी का फॉर्म लग गया और फिर बॉट लग गया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमको मिल गया सी, ना ए है ना बी है ना डी है, उसका आंसर हमें सी मिल गया है। यहाँ तक हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए हैं एक्सेप्ट कॉम्प्रीहेंशन को लेकर। तो कॉम्प्रीहेंशन का मैं आपको सामने सवाल दे रही हूँ, 2 मिनट है ये, आप इसको पढ़ो और थोड़ा सा समझो कि क्या कह रहा है। कॉम्प्रीहेंशन का मैंने बताया भी हुआ है कैसे किया जाता है, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ा करिए और फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए। तो क्वेश्चंस आपके सामने रख देते हैं, ये है 4 क्वेश्चंस, पहले इसको रीड कर लीजिए, आपके साथ मैं भी रीड कर लेती हूँ। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज़, राइटर है मतलब जो लेखक है जो इस पैराग्राफ को लिखा है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किस तरीके से गरीबी को उठाया जा रहा है, ठीक है, बड़ाई की जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़, तो ये क्या हुआ, मतलब इट इज़ आगे लगकर छोड़ दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें बताना है, इसके आगे बताना है कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या नज़र है कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए या फिर क्या है। तो उसके आगे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा उसको देखते हुए बताना है कि आगे क्या होगा। फिर आता है टू हुम द एस्टिक लाइफ में बी सूटेबल, ये किस तरीके की लाइफ, जो अभी पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा किस तरीके की लाइफ के बारे में बात कर रहा है। राइटर ऐसे किस तरीके की लाइफ के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्टिक लाइफ इन द पैसेज, अब एस्टिक लाइफ का मतलब क्या हो रहा होता है यहाँ पैसेज से हमको पढ़ के समझना है। जब कभी, अभी तो मैं बता दूँ एस्टिक का मतलब क्या है, पर इससे आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मदद किससे मिलेगी, आप पैसेज पढ़ो, जहाँ पर ये वर्ड लिख के आ रहा है उसका एक लाइन ऊपर, मतलब एक लाइन पहले पढ़ना, एक लाइन बाद में पढ़ना। पढ़ने पे आपको ये समझ में आएगा कि वो किस भाव से वो कहना चाह रहा है या तो अच्छा होगा या तो ख़राब होगा, सकारात्मक है या तो नकारात्मक आ गया ये, उस भाव में आ जाएगा। उस हिसाब से हम वह शब्द को पकड़ सकते हैं और जब उसके हमको आगे पीछे का समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस शब्द का ये मतलब हो सकता है। जब कभी आपको लगे कि नहीं यार 80% मैं सही हूँ कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये शब्द होना चाहिए, तो हम वो यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड अब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है अब्सर्ड, जिसका वर्ड है अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब होता है अजीब, ठीक है, अजीब होता है, पर पैसेज में का इसका किस तरीके से प्रयोग किया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड अब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो अब्सर्ड का मतलब अजीब होता है, पैसेज में अब इसका क्या इस्तेमाल किया वो देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन था, चारों हमने बड़ी जल्दी से पढ़ लिया है, इसको मात्र हमको 5 से 10 सेकंड लगा इसको पढ़ने में। अब यहाँ पर देखते हैं, चेंज करो, अब आ जाओ पैसेज में जो है, पहला वाला है पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। पर्सनली यहाँ पे कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि मेरे को अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया किस तरीके से गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी सफरिंग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिज़ायरेबल। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी किसी उनका कोई एक डिज़ायर बचा हुआ है, वह किसी भी तरीके का कोई, एंड दे ऑट टू बी अबॉलिश्ड, और उनको कहीं ना कहीं जिनको अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। पहली चीज़ तो कोई डिज़ायर का मतलब है कोई भी वांट, कोई भी ज़रूरत। अब ऐसा लग रहा है कि उनको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं या बची ही नहीं है, और जो भी बची कुची है उसको ख़त्म करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। ये ऑट टू का मतलब ये होता है। नॉट डू आई अप्रिशिएट द एस्टिक लाइफ एज दे as a social idol though it may suit individuals। nor do I appreciate, ना ही मैं appreciate मतलब होता है कि प्रेस कर रहा हूँ the astic life। astic life मतलब है कि इतना स्ट्रगल वाला लाइफ
एज अ सोशल आइडियल जो कि दिखाई दे रहा है सोसाइटी को के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो इट में सूट इंडिविजुअल्स, किसी को जो समझ में आता हो, किसी को नहीं, कि हाँ भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये सब है। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। सब कुछ सही है अपनी जगह पे, मैं बिल्कुल समझता हूँ और उसको बढ़ावा भी देता हूँ कि हाँ सिंप्लिसिटी हो, इक्वालिटी हो। सिंपलिसिटी मतलब होता है कि एकदम बिना कोई ऐशो आराम के, कोई भी इसमें ऐशो आराम ना हो, बहुत ही सिंपल लाइफ जीना होता है, उसको सिंप्लिसिटी कहते हैं हम। इक्वालिटी हो गया कि एक जैसा हो। सेल्फ कंट्रोल होता है कि भाई हाँ पे नियंत्रण है खुद पे। बट बॉडी का टॉर्चर करना कि आप खुद पे, जैसे एक इंसान है, लेबर है, तो एक लेबर है तो वो भी तो इंसान है, इंसान की तरह काम करेगा। पर कुछ है कि समझ लेते कि नहीं, उनसे मशीन की तरह काम करवाओ, उनको मशीन समझ लेते हैं, तो ये नहीं हो। दैट इज़ द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल। मेरा ये मानना है कि दिमाग और जो हमारी आदतें हैं उस पर भी हमको पूरी तरीके से नियंत्रण होना चाहिए, और उस नियंत्रण के लिए हमको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन मतलब है कि उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, किसी चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल। इट वुड बी ऑब्जर्व, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु इज़ गिवन टू मच सेल्फ लव। थोड़ा सा अजीब लगे कि एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा सिर्फ मैं सेल्फ लव का मतलब होता है कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचना। सेल्फ लव कैन बी एंडोर मच सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक अ हीरो व्हेन क्राइसिस मूव्स। और जब क्राइसिस की वजह, जब किसी भी क्राइसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी हो जाना, तो जब किसी चीज़ कमी हो रही होती है तो सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और जब अगर उसमें भी अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपने आप को हीरो मान रहे हैं। जैसे होता नहीं कि कोविड के टाइम पे हुआ था कि लोग खाना बांट रहे तो सेल्फी ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप दिखावे के लिए नहीं करो, आप सोसाइटी के लिए अपने दिल से करो, वो चीज़ है। तो राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट, टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन, अच्छे हालातों में रहने का रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी इन फिजिकल हेल्थ। जिस हिसाब से हमें बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, आदत डलवानी पड़ती है कि हाँ टाइम टू टाइम कैसे कैसे हमको क्या काम करना चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके से मॉरल कंडीशन की रिक्वायर होती है ट्रेनिंग की, उसी तरीके से फिजिकल हेल्थ को भी चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ की ट्रेनिंग तो हम कर लेते हैं, जिम चले गए, वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, वॉकिंग कर लिया, ठीक है, पार्क में टहलने चले गए। इस तरीके से गुड कंडीशन की भी क्या होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर आप गुड कंडीशन में रहना चाह रहे हो तो। दोनों ही पैरेलल चल रहा है यहाँ पर। अब इसको पढ़ के समझ के हमें ये देखना है कि पहले वाले का आंसर क्या होगा। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। अब इसका आंसर क्या है, क्यों नहीं उसको अच्छा लगा पॉवर्टी और सफरिंग का। आई डो नॉट थिंक दे आर ऑल डिज़ायरेबल एंड ऑल दे आउट टू बी अबॉलिश्ड। पहला वाला है पर्सनल ओपिनियन। राइटर का क्या ये पर्सनल ओपिनियन है, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि ये है। दूसरा है ओपिनियन ऑफ द पीपल, वो लोगों का ओपिनियन लेकर यहाँ पे लिख रहा है, क्या ये लोगों का ओपिनियन है, ठीक है, या एस्टिक्स लोगों का ओपिनियन है, या ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल, ये किसका ओपिनियन है। अब राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ द पॉवर्टी, इट इज़ पर्सनल ओपिनियन, क्या उसको लग रहा है कि ऐसा हमारा पर्सनल ही आ रहा है, या फिर ओपिनियन ऑफ द पीपल, या फिर लोगों का है। ओपिनियन ऑफ द एस्टिक्स, एस्टिक्स का, अच्छा एस्टिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है तपस्वी, तपस्वी लोग, तपस्या। तो क्या उनका जो ऐसा तपस्या वे कर रहे हैं कि नहीं भाई हमने इतना टॉर्चर झेला है तो बाकी लोगों को भी इतना ही ऐसा करना चाहिए, ये हो जाता है। या फिर ओपिनियन ऑफ द सिंपल है, जाहिर सी बात है यहाँ पे साफ साफ बोला पर्सनली आई डिसलाइक, मुझे नहीं पसंद है ना, तो यहाँ पे लोग कहाँ से आ गए, यहाँ पे तपस्वी, यहाँ पे सिंपल लोग कोई भी नहीं आता है, वो उस राइटर का पर्सनल ओपिनियन है, साफ साफ लिखा है पर्सनली आई लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये है तरीका देखने का, क्योंकि जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो क्वेश्चन उसका आंसर यहीं पर ही है, सामने ही है, नज़र रख देखो। नेक्स्ट आता है टू whom the ascetic life may be suitable, तपस्या जैसी ज़िंदगी किसको सूटेबल करती है, क्या राइटर को करती है, क्या लोगों को करती है, क्या जो सोसाइटी में बहुत ही एडवांस लेवल पर जी रहे क्या उनको कर रही होती है, या फिर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को ही लग रहा होता है ऐसा। मुझे तो सोसाइटी का ही लग रहा है। देखिए 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। टू whom the ascetic life may be suitable,
नॉट टू अप्रिशिएट द एस्टिक लाइफ, ये रहा एस्टिक लाइफ, इसके आगे पे देखो, इसके पीछे देखो, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, आगे देखो, एज अ सोशल आइडियल दो इट में सूट दी इंडिविजुअल, सूट इंडिविजुअल्स को सूट करता होगा, पर यहाँ पर मुझे सूट नहीं कर रहा है। इसका दो आंसर निकल के आ रहा है, पहला वाला है इंडिविजुअल्स का, दूसरा वाला टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का। लिखा तो है नॉट डू आई अप्रिशिएट द एस्टिक लाइफ एज अ सोशल आइडल, अगर सोशली देखा जाए तो उसके हिसाब से नहीं, कुछ लोगों को ज़रूर सूट करता होगा। मिल गया आंसर यहाँ पर आपको, सोसाइटी नहीं हो क्योंकि सोसाइटी के लिए उसने नॉर लगाया हुआ है, नॉट डू आई, ना ही मैं, ना ही सोशल, अगर सोशल आइडल देखा जाए वो। दो क्या बता रहा होता है, हालांकि, मतलब इसके अलावा, इट मे सूट इंडिविजुअल, साफ साफ लिखा है सूट कि इंडिविजुअल्स को ये सूट कर सकता है, तो तुमको आंसर मिल गया ना, एस्टिक लाइफ में भी सूटेबल, सूट किसको, इंडिविजुअल्स को, सामने मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, What does the author mean by astic life in the passage? astic life का मतलब क्या हो रहा होता है भाई, मैंने तो बताया तपस्वी का हो रहा होता है, कि यहाँ पे वही मतलब निकल के आ रहा है एस्टिक का। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, इक्वालिटी हो गया, सिंप्लिसिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, और मोडिफिकेशन ऑफ दी बॉडी है, शुद्धिकरण शरीर का, ये है आपका क्वेश्चन, और ये रहा आपका पैसेज, जिसको हम हटा देते हैं ताकि आप अच्छे से देख लो। तो ये एस्टिक लाइफ किसके लिए बोला जा रहा है, और एस्टिक लाइफ यहाँ पे कहाँ आया, ये रहा एस्टिक लाइफ एज द सेल्फ। आई अंडरस्टैंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। चलो क्या है, इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल ना, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी और सेल्फ कंट्रोल। देखिए पैसेज जो इसमें आता है बड़े ही आसान आ रहे होते हैं, बस एक नज़र घुमानी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये तीन चीज़ इसने बताया कि ये उसको पसंद, राइटर को ये तीनों चीज़ पसंद है, ठीक है। साधारण, सिंप्लिसिटी का मतलब है साधारण तरीके से रहना, और इक्वालिटी मतलब है एकता, एक जैसा। फिर सेल्फ कंट्रोल होता है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना। ये सारी चीज़ें उसको पता है, पर एस्टिक लाइफ किसके लिए बोल रहा था, मॉडिफिकेशन। भाई तपस्वी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि ये हर किसी पे लागू हो जाए। तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको, डी। इसका क्या था, सी। इसका क्या था, ए। ऑलराइट, आखिरी क्वेश्चन आ रहा होता है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिक्कत है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब अजीब होता है, कुछ लोगों को अजीब लगेगा, ऊपर आया था, एज यूज इन द पैसेज। रीजनेबल है, कॉन्ग्रुअस है, सिंपल है, सिली है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि जब तक हमको चारों शब्द का मीनिंग नहीं पता होगा, और इसका भी मतलब 5 शब्द का, 1 2 3 4 5, जब तक हम 5 शब्द का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। आता हो तो करना, आसान भी हो जाता कभी कभी, नहीं आता होगा तो बिल्कुल मत करना। क्यों, रीजन में मतलब होता है कि लॉजिकल है ये, ठीक है, जिसमें समझदारी हो। कांग्रेस का मतलब है ज़बरदस्ती वाला हो जाए, सिंपल है, साधारण है, और सिली हो जाता है कि बकवास, बेफिजूल। ये होता है सिली का मतलब। इंग्लिश में कहते हैं ना कि आर यू सिली, ठीक है, मतलब क्या तुम पागल हो, क्या अजीब हो, तो ये हो रहा होता है, मतलब कैसे अजीब जैसी बातें कर रहे हो, ये है सिली का। अब्सर्ड का सीधा सा सिनोनिम अब्सर्ड, सिली अब्सर्ड को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि बाकी ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो इसको रिप्लेस करे। सिली इज़ द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अब्सर्ड। ये था कुछ ऐसा जहाँ पर पेपर तो सॉल्व हमारा ये पूरा हो गया है, जहाँ पे करे हैं 20 क्वेश्चंस है। अब इसमें जितने भी हेडिंग्स मैंने बताया था सारे हेडिंग्स हो गए थे। पैटर्न जो 2023 के हिसाब से था हम लोग वो भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आ रहा होता है, किसमें कितना टाइम देना है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को आखिरी में करा करिए, और जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार फटाफट कर लीजिए, ताकि कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पहले लेकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए या फिर उसमें टाइम निकल जाए। टाइम सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, उसको दोस्त बनाना है। तो कैसे करेंगे ये काम, आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को ना करके सारी बाकी का जितना भी आता है कर लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ होगा कि आप 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब बचा हुआ है आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 5 मिनट चाहिए ही चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए, 5 से 7 मिनट होगा।
तो ये जितनी जल्दी आप ख़त्म कर लेंगे बाकी 15 क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आप टाइम कॉम्प्रीहेंशन को दे पाएंगे। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम 5 में 3 आंसर तो दे ही सकते हैं, 4 में 3 आंसर दे सकते हैं। एक ये वाला ट्रिकी होता है, बाकी तीनों तो उसी में से आया था। ये आउटसाइड है, इसका मीनिंग उसमें नहीं दिया हुआ है, ये आउटसाइड है। पर जो ऊपर के 3 क्वेश्चन थे तो वो तो पैसेज से सीधा पूछा हुआ था। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश रीड करेंगे, समझेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा आपको उतना प्रैक्टिस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे ऐप में भी इसके आपको क्लासेस मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।